नमस्कार दोस्तों, नए साल के आज के इस नए और पहले लेकर आया हूँ एक नई कहानी मेरी जुबानी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों बहनों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कहानी भी चुड़ैल के विषय में है, तो आइए मैं आपको उनकी कहानी अपनी जुबानी सुनाता हूँ। हर परिवार के अपने कुछ रहस्य होते हैं और उन रहस्य के पीछे कभी कभी बेहद ही भयानक और खौफनाक यादें छिपी होती है। ऐसी यादें या ऐसे किस्से जो हमारे घर वाले हमें कभी सुनाना नहीं चाहेंगे। ये ऐसी कहानियां होती है जो कि रात के अंधेरों में दबी आवाज में सुनाई जाती है। मैंने जो कहानी सुनी थी वो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी मेरे दादाजी और एक चुड़ैल के बारे में है। उस दिन ये हुआ था कि पिताजी और मेरे दोनों चाचा अपने कुछ दोस्तों के साथ खेतों में पार्टी करने जाना चाहते थे और मेरी माँ उन्हें जाने से मना कर रही थी। असल में माँ को जितना भगवान में विश्वास था उससे कई ज्यादा वो भूत प्रेतों से डरती थी, बल्कि उनके नाम से भी वो सहम जाती थी। तो उस रात को पिताजी उसे किसी तरह समझा बुझा कर खेतों में चले गए। लेकिन उन सब के जाने के बाद पूरे गांव में अचानक से लाइट चली गई। सब तरफ घना अंधेरा हो गया और वो भी ठीक खाने के वक्त। तो माँ तो एक कोने में जाकर बैठ गई। उस रात मैंने और चाची ने बाहर अंधेरे में बर्तन धोए। बाहर के गांव में सब तरफ लालटेन और गैस बत्ती की टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। सब काम वगैरह होने के बाद हम सभी औरतें एक कमरे में सोने चली गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे होंगे। माँ उस वक्त तक अपनी जगह से उठी ही नहीं थी और वो सीधे सोने के कमरे में चली आई। वहां मैं, दादी, मेरी दोनों चाची और माँ थी। हम सभी औरतें एक साथ सोई थी। मैं दादी और चाची के बीच में सोई हुई थी और उस समय हम सब माँ की हालत को देखकर हंस रहे थे। और तब मेरी दादी ने कहा, क्या तुम चुड़ैल की कहानी सुनोगी? एक सच्ची कहानी। कहानी सुनाने से पहले उसने मेरी माँ से भी पूछा था कि तुम कहानी सुनोगी, लेकिन माँ समझ गई थी कि दादी कौन सी कहानी सुनाना चाहती है। माँ ने पहले ही ना कहा और कहा कि अगर मैंने कहानी सुन ली तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। पर फिर भी मैंने दादी को कहानी सुनाने की जिद की, तो उन्होंने मुझे हमारे परिवार से जुड़ी एक कहानी सुनाना शुरू किया। दादी ने मुझसे पूछा, तुझे चुड़ैल क्या होती है पता है? मैंने कहा, नहीं, बस सुना है कि कोई भूत होती है। दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुड़ैल का वर्णन किया। वो कुछ ऐसा था, देखो ये एक औरत का भूत होता है, एक ऐसी महिला जो गर्भवती होने या प्रसव के दौरान मर जाती है, या अगर किसी का पति अपनी पत्नी को बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है तो ऐसी महिलाओं की आत्माएं प्रतिशोध लेने दुनिया में लौट आती है। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म देते वक्त लापरवाही के कारण मर जाती है तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। तो अब ये कहानी तुम्हारे दादा की है, यानी मेरे पति की। उनके साथ हुई ये एक सच्ची घटना है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, जिसे मैंने खुद जिया है। और ये कहानी घर में सबको पता है सिवाय तुम्हारे दादाजी का नाम जयपाल था। ये उस वक्त की बात है जब दादाजी जमालपुर नाम के रेलवे स्टेशन के पास एक गांव में रहा करते थे। वो तब एक ग्रामीण क्षेत्र था और उनके घर से कुछ ही दूर एक कब्रिस्तान था। वहां एक रास्ता था जो कि कब्रिस्तान को जाता था, लेकिन वो रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। उस रास्ते पर ऊंची और मोटी घास उगी हुई थी और इसलिए कोई उस रास्ते का ज्यादा उपयोग भी नहीं करता था। अब जैसा कि हिंदू धर्म में होता है कि हमारे धर्म में मरने के बाद शव को कभी दफनाया नहीं जाता, शव को हमेशा जलाया जाता है। लेकिन कुछ खास मौकों पर हिंदुओं में भी दफनाने की विधि होती है, यानी जब किसी बच्चे की मौत होती है तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन एक और घटना में दफनाने की विधि होती है जो कि बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। उस विधि में कुछ खास लोग ही मौजूद होते हैं और वो है चुड़ैल को दफनाने की विधि। और ये बात सच है कि हमारे गांव की और आसपास के गांव की औरतों को दफनाया जाता था। मतलब जब किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से या फिर किसी दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी
और गांव वालों को अगर उस पर शक होता कि वो चुड़ैल बनकर वापस आ सकती है, तो ऐसी औरतों के शव को एक खास विधि कर दफनाया जाता था। उसी साल मेरी तुम्हारे दादाजी के साथ शादी हुई थी। वो जंगल का रास्ता ठीक हमारे घर के सामने नजर आता था। वो रास्ता भले ही खेतों में जाने के लिए छोटा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही ज्यादा झाड़ियां थी, ऊंची घास थी। ऊपर से उस रास्ते में कब्रिस्तान था, इसलिए गांव के लोगों ने धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते का उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। बस तुम्हारे दादाजी और मैं, हम कभी कभी उस रास्ते का उपयोग करते थे। उसी रास्ते से अपने खेतों में जाया करते थे। उससे हमारा काफी समय भी बच जाता था। शादी के कुछ ही महीनों में मैं गर्भवती हो गई। हम दोनों को भी इस बात का आनंद था, लेकिन एक रोज तुम्हारे दादाजी ने मुझे खेतों में जाने से मना कर दिया। सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि बाहर कहीं भी जाने से मना कर दिया, ताकि वो मेरा और हमारे बच्चे का ख्याल रख सके। वैसे मैं भी गांव में पली बढ़ी थी, तो उनके जितने ही ढेठ थी, लेकिन इसके पीछे एक और बात थी। मतलब उस वक्त सब ऐसा ही करते थे, क्योंकि तब गांव में लोगों को इस बात का डर रहता था कि कहीं किसी महिला की गर्भावस्था में मौत हो गई तो वो चुड़ैल बन जाएगी, और इससे सिर्फ उस परिवार पर ही नहीं, पर पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। तो अब मैं प्रेग्नेंट थी, तो दादाजी ने अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए वहां बुला लिया। और उस दौरान दादाजी कभी कभी खेतों में ही रह जाते थे, कभी आते भी तो बाहर के कमरे में ही सो जाते थे। हमारा वो दूसरा कमरा था। वो कमरा घर से बस 8 से 10 कदम दूर था, जहाँ पहले वो गाय और भैंसों को बांधा करते थे। लेकिन उन्हें बेचने के बाद उस कमरे का भी हमने उपयोग करना शुरू कर दिया था। दादाजी मेरा और हमारे बच्चे का पूरा ख्याल रखते थे। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन जल्द ही वो एक भयानक स्थिति में फंसने वाले थे, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो हुआ यूं कि कुछ ही दिनों में मुझे दादाजी की हालत खराब दिखाई देने लगी। मतलब उनका हट्टा कट्टा शरीर सिकुड़ सा गया था। वो किसी बीमार इंसान की तरह दिखाई देने लगे थे। उनमें जो शारीरिक बदलाव हुए थे, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था, और ये तो मैंने भी जान लिया था। उनका चेहरा सफेद दिखाई देने लगा था। आंखें हमेशा लाल दिखाई देती थी, जैसे उनकी कभी नींद ही न पूरी होती हो। पर मुझे शक था कि उनके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, और शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें उनकी खराब हालत के बारे में पूछा भी था, लेकिन दादाजी ने उस बात को टाल दिया। उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें की। अब एक तो मैं गर्भवती थी, और ऊपर से वो किसी बात को मुझसे छुपा रहे थे, और इसीलिए मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है। और एक दिन मैं घर के बाहर बैठे बैठे धान को साफ कर रही थी कि अचानक मेरा ध्यान कब्रिस्तान की ओर जाने वाले जंगल के रास्ते पर चला गया। मैंने उस रास्ते को गौर से देखा, और मैं कुछ देर उसी तरफ देखती रही और सोचने लगी कि उस रास्ते पर पहले जैसी ऊंची घास नहीं दिखाई दे रही, झाड़ियां भी हटाई गई है। शायद किसी व्यक्ति ने वहां की घास को और झाड़ियों को हटाया था। मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि इस रास्ते का उपयोग कोई ना कोई तो करता होगा, लेकिन हमारे सिवाय तो कोई इस रास्ते से आता जाता भी नहीं, और हाल फिलहाल में तो हमारा आना जाना भी बंद है। तो वहां की घास फूस को किसने हटाया होगा? मैंने दादाजी से पूछा, पर उन्हें भी उस बारे में कुछ पता नहीं था। दादाजी खुद ज्यादातर घर में ही पड़े रहते थे। मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए उत्सुकतावश मैंने उस रास्ते पर नजर रखना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए, और उन दिनों में मैंने किसी को भी उस रास्ते का उपयोग करते नहीं देखा। उसके कुछ दिनों बाद एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ बेचैनी सी हो रही थी। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी थी, और इसलिए मैं अंधेरे में खिड़की खोलकर वही खिड़की में बैठ गई। उसी समय मेरी नजर बाहर एक महिला पर पड़ी। वो औरत दिखने में बहुत ही सुंदर थी और जवान भी थी। वो देख मैं हैरान रह गई। वो औरत खिड़की के इतने करीब से गुजरी थी कि अगर मैं हाथ बाहर निकालती तो उसे छू सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि वो कोई पास के गांव की औरत होगी, शायद किसी को चुपके से मिलने अंधेरे में जंगल में चली गई होगी,
या फिर किसी से मिलकर वो वापस आ रही होगी, क्योंकि अगर वो रास्ता भटक गई होती तो वो आसपास किसी न किसी को आवाज जरूर देती या फिर पूछताछ करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं बाहर गई तब मेरा ध्यान घर के आसपास पैरों के जो निशान थे उन पर चला गया। घर के चारों ओर गंदगी में पैरों के निशान बने हुए थे। वो पैरों के निशान दिखने में इंसान जैसे तो लग रहे थे, पर वो किसी इंसान के नहीं थे। उन निशानों को देख लग रहा था कि मानो कोई इंसान उल्टे पैरों से चलकर गया हो, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जब चलते हैं तो एड़ी पर जोर पड़ता है, यानी एड़ी का निशान गहरा और ठोस होता है और उंगलियों के निशान हल्के पड़ते हैं। पर यहाँ उंगलियों के निशान ठोस थे, गहरे थे और एड़ी के ना के बराबर थे। वो देखते ही समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो सब देख मुझे और भी अजीब सा महसूस हुआ और मैं और भी बेचैन हो गई। हमारे घर के आसपास कुछ तो था जो मुझे पता नहीं था। उस पूरे दिन मेरा किसी भी बात में मन नहीं लगा। एक और दादाजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और दूसरी ओर अजीब बातें घर के आसपास नजर आने लगी थी। इसलिए उस रात में सोई नहीं। मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद से देखूंगी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और मैंने सबके सोने का इंतजार किया, खासकर दादाजी का। दादाजी का खाना वगैरह होने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए और उसके काफी देर बाद मैं लालटेन लेकर दादाजी के कमरे की तरफ जाने लगी। लालटेन की रोशनी को धीमा कर मैं दादाजी के कमरे के खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां जाकर मैं सन्न रह गई। मैं इतनी घबरा गई थी कि मैंने अपने हाथ की लालटेन को लगभग गिरा दिया होता। मैंने जो देखा था वो बहुत ही भयानक था। तुम्हारे दादाजी किसी मुर्दे की तरह पीठ के बल लेटे हुए थे और मैंने कल रात जिस स्त्री को देखा था वो नग्न अवस्था में उनके ऊपर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और पैर पीछे थे। मैं उसके पैर देख पा रही थी कि वो पैर उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। वो सब देखकर मैं वहीं पर शांत खड़ी रही। मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था, पर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि मेरे पति यानी तुम्हारे दादाजी एक चुड़ैल के वश में है और वो चुड़ैल ही उनकी जीवन शक्ति को चूस रही है। मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो कोई अतृप्त चुड़ैल है। वो सिर्फ किसी आदमी को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे मारने के बाद वो उसके पूरे परिवार को भी मार देती है। इसलिए बिना आवाज किए मैं वापस चली गई। उस रात भी मैंने उसे खिड़की के पास से गुजरते हुए देखा था। मैं जानती थी कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगले ही दिन मैं अस्पताल जाने का बहाना बनाकर घर से गांव चली गई और वहां उनके पहचान के लोगों से पूछताछ की कि हाल ही में गांव में किसी की मृत्यु हुई है, खासकर किसी विवाहित महिला की या किसी गर्भवती महिला की। तो हमारे गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक आदमी से मुझे पता चला कि पास के गांव में हाल ही में एक युवा महिला की मृत्यु हुई है और उसे दफनाया गया है। बाकी उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये खबर भी उड़ते उड़ते उसके कानों पर पड़ी थी। हमारे गांव के आसपास एक ही तो कब्रिस्तान था जहां उसे दफनाया जा सकता था, जो कि जंगल में था और उसका रास्ता हमारे घर से करीब था। आगे की पूछताछ के लिए मैं पड़ोस के गांव चली गई। पहले तो वहां के लोग मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो शवों को निकालकर काला जादू किया करते थे। लेकिन जब मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे पति पर एक चुड़ैल का साया है और उस कारण उनकी, मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा है, तब एक आदमी ने मुझे बताया कि उनके गांव में हाल ही में बच्चे को जन्म देते समय एक महिला की मृत्यु हुई है। उस औरत को रीति के अनुसार यानी नीचे मुंह करके उल्टा दफनाया तो गया है, लेकिन उस पर भूत भगाने का कोई संस्कार, कोई विधि नहीं किया गया और न ही उसके कब्र पर कोई पारंपरिक सुरक्षा रखी गई है। वो सुनकर मैं समझ गई कि वहाँ क्या हुआ होगा। वो सब सुनकर मैं वापस आ गई। मुझे जल्दी से कुछ करना था। मैंने जरूरी सामान इकट्ठा किया, जैसे कि कई बड़ी कीले, सरसों के बीज
और गुड़हल के पौधे लिए। मैंने गांव के लोगों की मदद लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन दिनों ऐसे मामलों में लोग मदद करने को तैयार नहीं होते थे। सभी लोग डरते थे कि कहीं उन पर चुड़ैल का प्रभाव न आ जाए। इसलिए मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया। सब जरूरी सामान इकट्ठा किया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। कुछ भी कर मुझे दादाजी पर चुड़ैल ने जो जादू किया था, उन्हें जो वश में कर रखा था, उसे तोड़ना था। मुझे कब्रिस्तान की ओर जाते जंगल के रास्ते उस चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि मुझे बता रहे थे कि वो चुड़ैल यहीं कहीं से उठकर आती है। उन पैरों के निशान अजीब थे, क्योंकि वो ठीक उल्टे पैरों के निशान थे, ठीक वैसे जैसे मैंने अपने घर के आसपास देखे थे। उस चुड़ैल की कब्र को ढूंढना आसान था, क्योंकि वो पैरों के निशान उस कब्र तक जा रहे थे। वहां जाते ही मैंने उस कब्र पर सरसों के बीज छिड़के। कहते हैं कि सरसों की खुशबू से चुड़ैल आगे नहीं बढ़ पाती और वो सरसों के बीजों को गिनना शुरू कर देती है, जो कि वो एक रात में कभी नहीं कर पाती। उसके बाद मैंने कब्र में चारों तरफ मोटी लंबी कीलें ठोक दी और फिर कब्र के ऊपर लाल फूल और गुड़हल के पौधे लगा दिए। ये चुड़ैल को कब्र में ही रखने में मदद करते हैं। वो सब करने के बाद मैं वापस घर आ गई और घर आकर भी दोनों घरों की दहलीज में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी, ताकि अगर वो चुड़ैल किसी तरह वहां तक आ भी जाए तो वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके। उसके बाद मैंने जमीन से कई सारे पत्थर लिए और जंगल के रास्ते पर और घर के सामने पत्थरों से एक गोलाकार आकार बनाया, जो कि किसी चक्रव्यूह की तरह होता है, क्योंकि जब कोई चुड़ैल ऐसे आकार को देखती है तो वो उसी आकार में फंस जाती है। उनकी नजर उसी में अटक जाती है और वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने एक नहीं बल्कि कई सारे मार्ग अपनाए थे। मैं किसी भी तरह उस चुड़ैल को अपने घर से दूर रखना चाहती थी। इस घर तक पहुंचने से उसे रोकना चाहती थी। सबसे आखिर में मुझे दादाजी पर जो जादू था, उससे उन्हें छुटकारा दिलाना था। घर को साफ करने की जरूरत थी। मैं पूजा पाठ अच्छी तरह से जानती थी, तो मैंने उसी घर में होम हवन किया जहां मैंने चुड़ैल को देखा था, और उसमें अपनी कुछ प्यारी वस्तुओं की आहुति दे दी। और उसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की, मेरी और हमारे बच्चे की रक्षा करे, उन्हें उस जादू से छुटकारा दिलाए, उन्हें फिर से स्वस्थ कर दे। मैंने अपने पास के गंगा जल से और गोमूत्र से उस घर की शुद्धि की। अगले 11 दिनों तक हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया। दादाजी ने भी इन सब में मेरा साथ दिया और अगले 11 दिन बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती चली गई। उनके शरीर में प्राण लौट आए थे। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। उसके कुछ महीनों बाद मुझे पहला बच्चा हुआ, एक स्वस्थ बच्चा। वो थे तुम्हारे बड़े चाचा। दादी की कहानी सुनकर मैं आराम से सो गए थे, ये सोचते हुए कि दादी ने उस चुड़ैल को अपने घर से दूर रखने के लिए कितने उपाय किए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनमें से कौन सा उपाय उनके काम आने वाला है, लेकिन वो सब कुछ काम कर गया था। उससे उनका काम बन गया था। फिर वो चुड़ैल उन्हें कभी दिखाई नहीं दी। उस रात कहानी सुनकर मैं तो आराम से सो गई थी, लेकिन माँ को रात भर नींद नहीं आई। फिर मैंने वो कहानी अपने बचपन में अपने कई सारे दोस्तों को भी सुनाई थी, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद मेरी दादी अचानक एक दिन गुजर गई। जब वो गुजर गई तब मुझे वो कहानी याद आ गई। मैंने एक रोज अपने पिताजी से पूछा था कि क्या दादी की कहानी सच है। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखकर पूछा, कौन सी कहानी? वही चुड़ैल वाली। उन्होंने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ सच है। और पता है कि उस वक्त के लोग किसी खूबसूरत महिला को देखते थे तो सबसे पहले उसके पैरों की जांच करते थे। इससे उन्हें पता चलता था कि वो औरत सच में कोई औरत है या चुड़ैल है। तो दोस्तों, ये थी नए वर्ष की नई कहानी, नए वर्ष की पहली कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को, कहानी को लाइक जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ नए साल में नई कहानियाँ सुनने के लिए। और मिलते हैं अगले नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।